Well, good afternoon, everyone, once again. So, today we'll start with the new topic, something called tools of normative analysis. Tools of normative analysis. अब टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। देखो, लास्ट क्लास में हमने पब्लिक फाइनेंस के यूनिट शुरू की थी, स्टेबलाइजेशन फंक्शन, एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को वी हैव डिस्कस्ड। टुडे वी विल सी द टूल्स ऑफ नॉर्मेटिव एनालिसिस. Normative analysis, I have discussed with you what does normative economics means which tells us what ought to be, यानी कि क्या होना चाहिए, और यू कैन से व्हाट शुड बी. व्हाट ऑट टू बी और व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए. जो एनालिसिस में हमें ये है कि क्या होना चाहिए, तो उसको एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स हम यूज करते हैं, दैट वी आर सपोज टू डिस्कस नाउ. तो इसी तरीके से दो टर्म होती हैं. क्या? एक होती है एफिशिएंसी. हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है सभी स्टूडेंट्स को? स्टूडेंट्स? यस सर. ठीक. तो एक टर्म होती है एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी को हमें मेजर करना है. अब एफिशिएंसी यानी कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि एज अ पब्लिक फाइनेंस में, एज अ गवर्नमेंट, एज अ पॉलिसी मेकर, हम हमेशा ये सोचते हैं कि वी आर सपोज टू एलोकेट द रिसोर्सेज इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे. एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज in the most efficient manner, कि most efficient manner में रिसोर्सेज का जो एफिशिएंसी है, जो एफिशिएंटली काम करते हैं रिसोर्सेज, वो एफिशिएंटली एलोकेशन होना चाहिए. एफिशिएंट एलोकेशन का मतलब क्या होगा कि मैक्सिमम पॉसिबल सेटिस्फैक्शन टू ऑल. तो अब जो चैप्टर हम शुरू करेंगे, इसमें, या ये जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, इसमें हम एफिशिएंसी को ही मेजर करने के टूल्स को देखेंगे कि भाई एफिशिएंसी को कैसे मेजर किया जा सकता है. ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर. चलिए, अब देखो बेटे, जो पूरी कोई भी इकोनॉमी होती है, इकोनॉमी दो चीजों से मिलकर बनती है, और यू कैन से टू इकोनॉमिक एजेंट्स आर देयर. दो चीजों से बनती है. एक होती है कंज्यूमर्स और एक होती है प्रोड्यूसर्स, और सिंपली आप कह लीजिए हाउस होल्ड्स और फर्म्स. ठीक है? तो कंज्यूमर से बनती है, तो उसमें हम एफिशिएंसी मेजर करने के लिए एक तरीके से इक्विलिब्रियम, और एफिशिएंसी के लिए हम यूज करते हैं इंडिफरेंस कर्व को. और प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर का जो इकोनॉमिक एजेंट है, उसके लिए इक्विलिब्रियम या एफिशिएंसी चेक करने के लिए हम यूज करेंगे आइसोक्वाड कर्व्स. जो कंज्यूमर है, ये एक तरीके से डिमांड को रिप्रेजेंट करते हैं. जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये एक तरीके से सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है? अब ये दोनों कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स, या कह लीजिए डिमांड और सप्लाई, ये क्या कहलाते हैं? टू इकोनॉमिक एजेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि पूरी इकोनॉमी को, किसी भी इकोनॉमी को, इन दो एजेंट्स के बीच में क्लासिफाई किया जाता है.
कैटेगराइज किया जा सकता है कि बायर्स होंगे, कोई भी इकोनॉमी होगी उसमें या तो बायर्स होंगे या सेलर्स होंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि भाई एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी कैसे हम लोग मेजर करेंगे। एफिशिएंसी मेजर करने के लिए क्या है कि हम पहले सिस्टम को समझते हैं। एक जेंटलमैन थे एल्फ्रेड पेरेटो, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा अ रिसोर्स एलोकेशन is efficient or optimal when one can be made better off or when one cannot be made, it is more appropriate. One cannot be made better off without making anyone else worse off। कि जब किसी और का बुरा किए बिना किसी का भला करना पॉसिबल ना हो, तो वो जो सिचुएशन होगी उसको हम पेरेटो एफिशिएंट सिचुएशन बोलते हैं या ऑप्टिमल सिचुएशन बोलते हैं। कि सपोज करो, जैसे इसको थोड़ा स्टेटमेंट को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा आप ध्यान से फोकस करके समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उनको थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। कि भाई यानी कि रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट पॉसिबल विदाउट हार्मिंग अदर। कि जब रिसोर्स का रीएलोकेशन जो हो वो इस तरह से ना हो सकता हो कि आप एक को बेटर या सबका बेटर हो सके, यानी कि सबके सब वेलफेयर, सबका वेलफेयर बढ़ा सकें, ऐसा पॉसिबल ना हो, सबका वेलफेयर बढ़ सके ऐसा पॉसिबल ना हो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। जब हम इस सिचुएशन को रीच कर जाएंगे तो इसका मतलब हम परेटो ऑप्टिमल एलोकेशन पर हैं। अरे भाई क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट या ऑप्टिमल कब तब कहलाएगा जब वन कैन नॉट बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ। कि जब किसी का भला किसी दूसरे का बुरा किए बिना पॉसिबल ना हो, जब हम ऐसी स्थिति पर पहुंच जाएं तो उस समय क्या होता है, हम पेरेटो एफिशिएंट पर है, क्योंकि उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट की अब गुंजाइश नहीं है। अब हम ऑप्टिमल पर पहुंच गए हैं। जब हम एक बार ऑप्टिमल पर पहुंच गए हैं तो अब हमें उसमें चेंजेस की या उस चीज की कोई गुंजाइश हमारे पास बची नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी तरह के चेंजेस की कोई गुंजाइश हमारे पास बची नहीं है, ये मतलब है पेरेटो ऑप्टिमल का। अब ये पेरेटो ऑप्टिमल समझने के लिए थोड़ा ध्यान से हम इसको देखते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं कंज्यूमर्स। किसी इकोनॉमी में बहुत सारे कंज्यूमर्स हो सकते हैं, जैसे कंज्यूमर ए हो सकता है, कंज्यूमर बी हो सकता है, कंज्यूमर सी हो सकता है, ऐसे डॉट 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 आगे कंज्यूमर जेड तक हो सकते हैं ये। तो ए कंज्यूमर का अगर हमें इक्विलिब्रियम देखना है, एफिशिएंसी कंडीशन देखनी है, तो ए कंज्यूमर की ऑप्टिमल कंडीशन क्या होगी? जब वो इक्विलिब्रियम में होगा, ऑब्वियस बात है। बी की कब होगी? जब बी इक्विलिब्रियम में होगा, दैट इज बट ऑब्वियस। सी की कब होगी? जब सी इक्विलिब्रियम में होगा, ऐसी डॉट डॉट डॉट। जेड की कब होगी? व्हेन जेड विल बी इन इक्विलिब्रियम, जिस टाइम जेड इक्विलिब्रियम में होगा। लेट्स सी दैट। This is X commodity, this is Y, this is again X commodity,
and this is y, this is again x commodity, and this is y, this is again x commodity, this is y. So this is the budget line of AB, this is the A budget line of A is budget line, this is B's budget line, this is C's budget line, this is Z's budget line. नाउ ए का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो कहाँ होगा, जहाँ पर ए का इंडिफरेंस का टेंजेंट होगा, दैट वी हैव लर्नड इन आवर माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास. सपोज दिस इज A0, दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट और ऑप्टिमल पॉइंट फॉर ए. बी का कहाँ होगा, वेयर बी विल बी इन इक्विलिब्रियम, बी इज टेंजेंसी पॉइंट, दिस इज EB, दैट्स बी राइट, दिस इज EA. सी का कहाँ होगा, जहाँ सी का इंडिफरेंस का टेंजेंट होगा, सी. जेड का कहाँ होगा, जहाँ जेड का इंडिफरेंस का टेंजेंट होगा. अब ये तो बात हुई कि इतने सारे कंज्यूमर्स हैं मार्केट में. अब इतने सारे कंज्यूमर्स हैं तो सबका ऑप्टिमल पॉइंट एक साथ तो हम डिस्कस कर नहीं सकते. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम दो कंज्यूमर्स मानकर चलते हैं कि किसी इकोनॉमी में दो कंज्यूमर्स हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन, कि देयर आर ओनली टू कंज्यूमर्स, देयर आर ओनली टू कंज्यूमर्स. क्योंकि हमें जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना है वो टू एक्सिस में, यानी कि टू डायमेंशनल फिगर जो होती है हम इजीली ग्राफ कर पाते हैं. मोर देन टू डायमेंशनल फिगर जो होती है हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है ग्राफ करना. इज दैट ओके? हेलो हेलो, यस सर. ठीक है. तो हम सिंप्लीफिकेशन के लिए टू कंज्यूमर्स को लेकर चलते हैं. अब कंज्यूमर ए इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है, कंज्यूमर बी इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है. क्या ये दोनों एक साथ इक्विलिब्रियम में है? समझ में आ गई बात कि ए इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है, बी भी इंडिविजुअली इक्विलिब्रियम में है. क्या ये दोनों एक साथ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इक्विलिब्रियम में है? दैट इज द क्वेश्चन. अब उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें टेंजेंसी कंडीशन फुलफिल करनी है और एक तरीके से ये दोनों कंज्यूमर्स के इंडिफरेंस कर्व भी बनाने हैं. तो ये बनाने के लिए हम एक स्पेशल काइंड ऑफ टूल यूज करते हैं. अ स्पेशल टूल is being used for the same. स्पेशल तरह का टूल कौन सा है? स्पेशल टूल हो गया एक तरीके से जिसे हम बोलते हैं एजवर्थ बॉक्स डायग्राम. अब एजवर्थ बॉक्स डायग्राम का हम यूज करेंगे. अब ये एजवर्थ बॉक्स डायग्राम क्या है, किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट वी आर सपोज टू सी. अब वो देखने के लिए हम क्या करते हैं, देखो जो कोई भी इकोनॉमी हुई ना उसको हम दो फेजेस में स्टडी कर सकते हैं. एक कहलाती है प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी, एक कहलाती है प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी और दूसरी होती है प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज इकोनॉमी. प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी क्या है, इसको हम सिंपली ये मानकर चलते हैं कि द गुड्स एंड सर्विसेज आर ऑलरेडी देयर, services are already there, only exchange is supposed to happen. Only exchange is supposed to happen. कि गुड्स और सर्विसेज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कहां से प्रोड्यूस हुए, कैसे प्रोड्यूस हुए, वी आर नॉट सपोज टू बॉदर अबाउट दैट.
गुड्स प्रोड्यूस्ड है और लोगों के पास है, ये इसमें प्रिजम्पशन ले ली जाती है, ये इसमें ये एज्यूम कर लिया जाता है प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी। तो जो प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी है उसमें प्रोडक्शन का क्वेश्चन नहीं आता कि कौन सा गुड प्रोड्यूस हुआ, कितना प्रोड्यूस हुआ, नहीं, वी डीड नॉट टू बॉदर अबाउट दैट। जो प्रोडक्शन इकोनॉमी होती है उसमें हम दो तरह के क्वेश्चन लेते हैं। पहला तो होता है कि व्हाट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, और जो प्रोड्यूस हो गया उसके बाद फिर एक्सचेंज, प्रोडक्शन के बाद एक्सचेंज होगा कि पहले कमोडिटी प्रोड्यूस होगी, उसके बाद जो प्रोड्यूस होकर आउटपुट बना वो फिर एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज से मीन सेल परचेज होना, कि एक्स ने वाई को दिया, वाई ने एक्स को दिया, इस तरह से। तो जो प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी है, पहले जो हम कंसेप्ट पढ़ेंगे वो प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी में एजवर्थ बॉक्स कैसे बनता है और उससे हम किस तरह से यूज कर सकते हैं कंज्यूमर्स का साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमल सिचुएशन देखने के लिए। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स? ओके सर। यस सर। Yes, sir. ओके, तो अब पहले हम देखेंगे प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी। फर्स्ट ऑफ ऑल we'll see the pure exchange economy. Pure exchange economy. प्योर एक्सचेंज इकोनॉमी में हम क्या मान लेते हैं कि देर आर टू कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स ए एंड बी, ठीक है। नंबर 2, देर आर टू कमोडिटीज, two commodities are X and Y. Third point, endowment. Endowment means what is being owned by the consumer, कि कंज्यूमर A के पास जो है, सपोज कर लो 4 यूनिट X की हैं और 8 यूनिट Y की हैं, और कंज्यूमर बी जो है उसके पास क्या है, 6 यूनिट एक्स की हैं और 2 यूनिट वाई की हैं। ये हो गया एंडोमेंट, कि ये ए के पास एक्स इतनी 4 हैं और बी के पास एक्स 6 हैं, ए के पास वाई 8 हैं, बी के पास वाई 2 हैं। तो क्वांटिटी ऑफ एक्स, quantity of x in the economy for exchange, इकोनॉमी में क्वांटिटी ऑफ x कितनी होगी, टोटल क्वांटिटी ऑफ x होगी कि वट एवर द अमाउंट ऑफ x अवेलेबल विद a प्लस वट एवर द अमाउंट ऑफ x अवेलेबल विद b। तो a के पास 4 है प्लस b के पास 6 है, तो यानी कि 10 यूनिट्स हो गई, कि a के पास 4 यूनिट है, बी के पास 6 यूनिट है, पूरी इकोनॉमी में 10 यूनिट है। इज दैट ओके? हेलो हेलो? Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. ए के पास 4 यूनिट है, बी के पास 6 यूनिट है और पूरी इकोनॉमी में कितनी है, 10 यूनिट है। क्या ये समझ में आया है? इसी तरीके से वाई को देख लेंगे कि पूरी इकोनॉमी में वाई की कितनी यूनिट है, जितनी भी यूनिट ए के पास है प्लस जितनी भी यूनिट बी के पास है, दैट वुड बी 8 प्लस 2 एंड कम्स आउट टू बी 10। तो ये जो 10 और 10 है ये डिटरमाइन करती है साइज ऑफ एजवर्थ बॉक्स। एजवर्थ बॉक्स यानी कि जो एंडोमेंट है इकोनॉमी में, दैट विल डिसाइड द साइज ऑफ एजवर्थ बॉक्स। लेट मी शो यू after drawing an Edgeworth box, how to draw the Edgeworth box. Let me show you with this example. पहले मैं Edgeworth box बनाता हूं, फिर उसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। सपोज करो ए कंज्यूमर है
यहाँ हम लिखते हैं when 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 okay और नाउ सेम पॉइंट्स हम इधर लगा सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10. Similarly here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this is 10. ये इसमें थोड़ा गैप एक्सट्रीम कम ज़्यादा हो गया तो इसलिए छोटा तो नहीं हमसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and this one is 10. So I think थोड़ा गैप बढ़ाना पड़ेगा इसलिए पॉइंट this is 1 this is 2 this is 3 this is 4 this is 5 6 this is 7 this is 8 that's it. तो ये हो गया यानी कि ये क्वांटिटी हो गई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. यहाँ से ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10. यहाँ से ये हो गई क्वांटिटी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो ये 10/10 का एक हमने एजवर्थ बॉक्स बनाया. इसके बीच के लॉजिक क्या है? सपोज करो कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर ए की एक्सिस ऐसे अलग से बनेगी, ठीक है, ऐसे ही कंज्यूमर बी की अलग से ऐसे ही बनेगी एक्सिस. अब जब हमें साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम स्टडी करना है दोनों का, तो ऐसे अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो अलग अलग ग्राफ हमें दिखेंगे बने हुए 2 डायमेंशनल. अब हमने क्या किया, इन्हीं को रोटेट करके ज्वाइन कर दिया है, ये x और ये y, यानी कि इसको एक तरीके से रोटेट करके इसके साथ जोड़ दिया है. जैसे ये रेड वाला मैंने जोड़ा इसके ब्लैक के साथ. इज दैट ओके? हेलो हेलो स्टूडेंट, समझ में आया? हेलो, यस सर. ठीक है. तो अब इसमें हम देखते हैं, जैसे इनकी एंडोमेंट को मार्क करते हैं कि A के पास क्या है, X की 4 यूनिट्स हैं और Y की 8 यूनिट्स हैं. तो X की 4 यूनिट्स और Y की 8 यूनिट्स. ये पॉइंट हो गया. अब इसी पॉइंट से हम दिखा देंगे B की एंडोमेंट भी कि X की 6 यूनिट्स, ये यहां से O था, ये O B हो गया. B X की 6 यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 ये यूनिट हो गई. और Y की
2 यूनिट्स, ये 2 यूनिट्स होगी। मतलब ये जो सेम पॉइंट है, ये पॉइंट दिखा रहा है कि ये जो रेड कलर से मैंने शेड किया है, ये बॉक्स दिखा रहा है कि एक्स बी के पास एक्स की 6 यूनिट्स है, यानी कि बी की क्वांटिटी यहाँ से मेजर करेंगे 6 यूनिट्स, और वाई की बी के पास 2 यूनिट्स है, यूनिट्स यहाँ से मेजर करेंगे। ये वाई है, ये एक्स है, ठीक है, ये एक्स है इसके लिए और ये वाई, ठीक है, बी के लिए। यानी कि बी की वाई की यूनिट्स बी की यहाँ से देखेंगे और एक्स की यूनिट्स बी की यहाँ से देखेंगे, इस तरह। इज दैट ओके? ऐसे ही जो कंज्यूमर ए है, कंज्यूमर ए के लिए यूनिट्स ये हो गई, तो ये शेड जो मैंने कर दिया शेडेड लीजिए, ये कंज्यूमर ए के लिए होगा कि कंज्यूमर ए के एक्स की कितनी यूनिट्स हैं, ये एक्स ए 4 यूनिट्स है, और वाई की कितनी यूनिट्स है, वाई ए, ये वाई की 8 यूनिट्स हैं। तो ये पॉइंट हो गया। तो ये पॉइंट क्या हो गया, एंडोमेंट पॉइंट हो गया, या इनिशियल एंडोमेंट इसको बोलते हैं। इज दैट ओके? हेलो स्टूडेंट्स, क्या ये समझ में आया है? हेलो यस सर। स्टूडेंट्स, समझ में आया है? ठीक है, ये तो हो गया इनिशियल एंडोमेंट पॉइंट कि इनके पास कितना है। तो जो एंडोमेंट होगी वो डिसाइड करेगा साइज ऑफ द एजवर्थ बॉक्स। सपोज करो ये एंडोमेंट बदल जाए, ऐसे सपोज करो, जैसे मैं एक एग्जांपल और यहीं पे बना देता हूँ। सपोज करो एक्स ए हो जाए कितना था हमारे पास, 4 और 8 था ना, ये हो गया मान लीजिए 6 है, और y है सपोज करो 9, और एक्स बी जो है वो है सपोज करो 7, और वाई बी जो है सपोज करो है सपोज करो 10 है। तो जो एजवर्थ बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, जिसमें वाई एक्सिस बड़ी होगी, क्योंकि वाई एक्सिस का टोटल है 19, एक्स एक्सिस का टोटल है 13। तो इसमें 19 तक पॉइंट्स जाएंगे और इसमें 13 तक जाएंगे। तो जो एजवर्थ बॉक्स बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, इस तरह की शेप। ये ओ ए, ये ओ पी, ये वाई, ये एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स ए की मेजर करेंगे, यहाँ से वर्टिकल वाई टू द ए, इधर से इधर एक्स टू द बी, और इधर से इधर वाई टू द बी। तो ये इस तरह से बनेगी। यहाँ पर ये 19 यूनिट्स होंगी और यहाँ पर ये 13 यूनिट्स होंगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी एंडोमेंट होगी, जो भी टोटल दोनों कंज्यूमर्स के पास एंडोमेंट होगी, वो उस एंडोमेंट का टोटल ही एक किसी इकोनॉमी में अवेलेबल फंड्स होंगे, अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे, और उन्हीं अवेलेबल रिसोर्सेज को रीएलोकेट किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा दोनों ही कंज्यूमर्स के बीच में। इज दैट ओके? हेलो, Yes, sir. इज दैट ओके? कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? हेलो हेलो, Sir, no doubt. चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब आगे बढ़ते हैं कि ये हो गया। अब इसमें हम शो कैसे करेंगे? अब देखो, इसका मतलब ये है कि ऊपर से नीचे की तरफ, यहाँ पर इससे इस तरफ, तो हम बी कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को देखेंगे एक तरीके से। जैसे कंज्यूमर बी का इंडिफरेंस कर ये था B0, फिर ये B1, फिर ये B2 ये था। तो ये अब क्योंकि टर्न हो गया है, क्योंकि इसको हमने रोटेट कर दिया पकड़ के,
रोटेट किया तो ये इंडिफरेंस कर्व भी रोटेट हो जाएंगे, यस और नो? हेलो, अब ये इस तरह के फिगर में इंडिफरेंस कर्व कैसे दिखेंगे? यहां पर इस तरह से कुछ दिखेंगे, देखिए मैं बना के दिखेंगे, इस तरह से दिखेंगे, जैसे ये ऐसे, ये B0, ये जो नीचे वाला था ये ऊपर चला जाएगा, ये B1, ये B2, यानी कि जैसे ये इंडिफरेंस कर इधर मूव करेंगे सेटिस्फेक्शन राइज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जैसे यहाँ इस तरफ इंक्रीज हो रहा था, अब इनको क्योंकि हमने रोटेट कर दिया तो ये इंक्रीज नीचे की तरफ दिखेगा, यस और नो? हेलो, और ऐसे ही जो ए के इंडिफरेंस कर थे A0, A1 और A2, ये एज इट इज दिखेंगे क्योंकि इसकी ये जो एक्सिस है उसे रोटेट नहीं किया है, वो एक्सिस एज इट इज ही है, A0, A1, A2, एम आई राइट? हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या ये समझ में आया है? यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, अब मैं एक एजवर्थ बॉक्स बनाता हूं मैं, ठीक है? स्ट्रेट लाइन, suppose this is the Azure box and let's mark them. This is OA, this is OB, this is Y and this is X. On this way we will measure the X, quantity of X to the A. This way we will measure the quantity of Y to the A. This way we will measure the quantity of X to the B, and this way we will measure the quantity of Y to the B. ठीक है? अब क्या है, सपोज करो ए के इंडिफरेंस कर्व है, ए का एक इंडिफरेंस कर्व है ये A0, एक है ये A1, एक है ये A2, ठीक है? इसी तरीके से लेट अस सी बी के इंडिफरेंस कर्व है, ऐसे ही इंडिफरेंस कर्व है, ये यहाँ टेंजेंट है, सपोज B0, then we have another curve B1, then we have another curve B2, ठीक है? तो जितने भी ये ऐसे टेंजेंसी पॉइंट्स हैं, इसी तरीके से इनके अलावा भी टेंजेंसी पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इन सब ऐसे ही और इंडिफरेंस कर्व भी बन सकते हैं इनके बीच में भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो इन सब टेंजेंसी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो हम कर्व बनाएंगे उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। इन सब टेंजेंसी पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, इन सब टेंजेंसी पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे
और इन सब टेंजेंसी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ये ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, दिस इज़ नोन एज द कॉन्ट्रैक्ट कर्व। दिस इज़ नोन एज द, इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व है। ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सपोज ये ए पॉइंट है टेंजेंसी, ये बी पॉइंट है टेंजेंसी, ये सी पॉइंट है टेंजेंसी। अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे। अब आगे की बात करते हैं। ये कॉम्बिनेशन है और ऐसे ही ये B0 कॉम्बिनेशन। अब पहले हम देखते हैं कि जो परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन थी, परेटो ऑप्टिमल सिचुएशन की जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, और क्या ये जो Z पॉइंट है जहाँ पर ये दो इंडिफरेंस कर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्या ये Z पॉइंट परेटो ऑप्टिमल पॉइंट है? दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू सी। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, all points on a contract curve are considered as the, what do you call it, Pareto optimal point, Pareto optimal points, and all points of the contract curve, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कर्व के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, आर कंसीडर्ड एज द Pareto inefficient point, कि जो कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर पॉइंट्स हैं जैसे ए, बी और सी, ये सारे तो Pareto ऑप्टिमल पॉइंट्स हैं, और जो इसके ऑफ द ट्रैक है यानी कि जैसे Z पॉइंट है, ये क्या है, इनएफिशिएंट कहलाता है। अब क्यों और कैसे, लेट अस सी दैट। ठीक है, हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, अब Pareto ऑप्टिमल की डेफिनेशन क्या थी? व्हेन वन कैन नॉट बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग अदर वर्स ऑफ, कि जब किसी का भला किसी और का बुरा किए बिना पॉसिबल ना हो। ठीक है, कैसे? अब देखो, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर ये पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे Pareto ऑप्टिमल पॉइंट्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट कर्व के किसी भी एक पॉइंट से जब आप किसी भी दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, तो किसी एक को तो वेलफेयर बढ़ रहा होता है और किसी दूसरे का वेलफेयर कम हो रहा होता है। लेट अस सी हाउ। देखो, सपोज आप ए पॉइंट पर है, तो ए पॉइंट पर इस ए पॉइंट पर जो कंज्यूमर ए है उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है A0 लेवल का। प्लीज पार्टिसिपेट, यस और नो? हेलो, यस सर। जो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर जो कंज्यूमर ए है उसको मिल रहा है A0 लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर बी को कितना मिल रहा है? B2। ठीक है, सपोज करो ए से रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर देते हैं, यानी कि ए पर रिसोर्सेज का होने का मतलब क्या है? ये देखो, ए पॉइंट पे रिसोर्सेज होने का मतलब क्या है? ये मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं, थोड़ी सी हौच पौच हो जाएगी फिगर, बट यू जस्ट इफ यू फोकस एंड कंसंट्रेट यू विल गेट इट। इसका मतलब क्या है? बी को तो मिल रहा है इतना x, यहां से यहां तक का x, और यहां से यहां तक का y मिल रहा है बी को, और ए को कितना मिल रहा है? इतना x और इतना y। ये ए पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसके साथ ए लिख देगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में? हेलो, यस सर। अब सपोज करो हम रिसोर्सेज को रीएलोकेट कर देते हैं ए पॉइंट से इस तरह से कि दोनों कंज्यूमर्स बी पॉइंट पे पहुंच जाएं। तो अगर हम डेफिनेशन से भी देखें तो कंज्यूमर ए जो है वो तो हायर इंडिफरेंस कर्व पर चला गया A1 पर। हेलो, यस सर। कंज्यूमर ए जो है वो तो हायर इंडिफरेंस कर्व पर मूव हो गया ना।
और कंज्यूमर बी जो है वो लोअर इंडिफरेंस कर्व पर मूव हो गया, ये B2 से B0 पर B1 पर आ गया। यस और नो? हेलो यस सर। तो यानी Yes, कि sir. कंज्यूमर ए का तो सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, पर कंज्यूमर बी का सेटिस्फेक्शन क्या हो गया? कम हो गया। नहीं आ रहा समझ में? सर रिपीट कर देना एक बार। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही ए पॉइंट से बी पॉइंट पर मूव करेंगे तो कंज्यूमर ए का तो सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि ये हायर इंडिफरेंस कर्व पर चला गया है। ठीक है, A0 से A1। और कंज्यूमर बी का सेटिस्फेक्शन कम हो जाएगा क्योंकि ये लोअर इंडिफरेंस कर्व पर गया B1। ये देखो ऊपर B1 इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि इसको रोटेट किया हुआ है। ये मैंने यही तो बताया था कि बी का सेटिस्फेक्शन नीचे बढ़ेगा और उल्टा जाएंगे तो कम होगा बी का सेटिस्फेक्शन। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ए बेटर ऑफ हुआ और बी वर्स ऑफ हुआ, है ना? यही तो मतलब हुआ कि ए बेटर ऑफ हुआ और बी वर्स ऑफ हुआ। प्लीज पार्टिसिपेट। सर यस सर। यस प्लीज। हु इज दिस? सौरभ। हाँ सौरभ, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर, नो सर। So that means moving from A to B is justifying the Pareto optimal condition कि one can be made better off only in case when other will be made worse off। अब B से C पे जाएंगे तो again A will be made better off, B will be made worse off। B से C पर आएंगे, C से B पर आएंगे तो B will be made better off, A will be worse off। B से A पर आएंगे तो A will be worse off and B will be better off। Is that okay? Hello? Yes, sir. Now let us see the situation. Let us see what happens when we move from point Z to point C. Z से C पर आना है। अब Z पॉइंट पर है, तो Z पॉइंट पर है तो A को सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है? A1 के जितना। और B को कितना मिल रहा है? B0 के जितना। प्लीज पार्टिसिपेट। हेलो सर Yes, sir. Suppose now the goods are being reallocated, resources are being reallocated among these consumers in such a way that these consumers move from point Z to point C। अगर ये Z से C पॉइंट पर मूव करते हैं तो B का सेटिस्फेक्शन तो पहले जितना ही है। हेलो Yes, sir. B0 के जितना सेटिस्फेक्शन Z पॉइंट पर था और B0 जितना ही सेटिस्फेक्शन C पॉइंट पर है B को मिल रहा है जो। यस और नो? हेलो Yes, sir. तो इसका मतलब क्या होगा? B इज सेम, B's सिचुएशन हैज नॉट चेंज, B's लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हैज नॉट चेंज्ड। इज दैट ओके? हेलो यस सर। नाउ लुक एट व्हाट हैपेंस टू A। A हैज मूव्ड फ्रॉम A1 टू A2। A का सेटिस्फेक्शन बढ़ गया, B का उतना ही है, यानी कि A कैन बी मेड बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग B वर्स ऑफ। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। तो इसका मतलब मूवमेंट फ्रॉम Z टू C इज एन Pareto इंप्रूवमेंट। Pareto इंप्रूवमेंट मतलब कि हमने रिसोर्स एलोकेशन को इंप्रूव कर दिया, कि किसी एक का भला कर दिया किसी दूसरे का बुरा किए बिना। इज दैट ओके? यस सर। मूवमेंट फ्रॉम Z टू C इज Pareto इंप्रूवमेंट। सेम इज द केस फ्रॉम Z टू B, क्योंकि Z से B पर आएंगे तो A का सेटिस्फेक्शन उतना ही रहेगा, B का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा। यस और नो? यस सर। A का सेटिस्फेक्शन, तो ये भी Pareto इंप्रूवमेंट हो गया। और ये Z पॉइंट क्या होगा? Pareto इनएफिशिएंट। Z पॉइंट क्या हो गया? Pareto इनएफिशिएंट। प्लीज पार्टिसिपेट। यस और नो? यस सर। हेलो बेटे, क्या ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. How to what does Pareto efficient means and how the resource allocation is determined as being efficient and when it is determined as being inefficient? Hello? यस सर। किसी को कोई सवाल पूछना है इससे रिलेटेड? कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है? अरे भाई, डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नो सर। सर Pareto inefficient। हाँ यस, व्हाट इज योर क्वेश्चन? इट इज सर वो Pareto, हाँ Pareto, it is Pareto inefficient in the sense that
इंप्रूवमेंट इज पॉसिबल. डिड यू गॉट इट? Yes, sir. एक कहावत आपने सुनी होगी, परफेक्शन कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड फर्दर. बट यानी कि इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये अभी एफिशिएंट नहीं है. इसके अलावा एफिशिएंसी अभी बाकी है जो कि इस पॉइंट पे आके अचीव होगी. यहां पर रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंट नहीं है, तो ये एफिशिएंट नहीं है तो कैसी है? ये इनएफिशिएंट है. हेलो? क्योंकि Yes, sir. ऑल द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कर्व आर इनएफिशिएंट पॉइंट्स. अब देखो ये कॉन्ट्रैक्ट कर्व पर सिर्फ एफिशिएंट होंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर्व के दाएं बाएं ये इनएफिशिएंट होंगे. इज दैट ओके? Yes, sir. Understood. सो आई होप आज जो कराए ये सब आपको समझ आया होगा. ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे. थैंक यू वेरी मच.